नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। 3 का तड़का आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बांसवाड़ा के छोटी सरवन में न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जमीन खाली कराने के गई प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने ही हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया है। वहां हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा है। इस मामले पर प्रशासन का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे जहां पर झड़प हुई है पुलिस और गांव वालों के बीच में। दरअसल बांसवाड़ा की छोटी सरवन इलाका जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जमीन खाली कराने गई थी प्रशासन की टीम, और उस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस पर जमकर पथराव किए। हालात इतने बिगड़ गए कि ग्रामीणों को वहां खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस मामले पर प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से यहां पर माहौल बिगड़ा है, माहौल खराब हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांसवाड़ा से आ रही है। दरअसल बांसवाड़ा में छोटी सरवन में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके लिए जमीन खाली कराने के लिए प्रशासन की टीम गई थी, और ऐसे में जो वहां पर परिवार ग्रामीण थे जो वहां पर विरोध कर रहे थे, उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। देखिए तस्वीरें भी आ गई। यहाँ पर अब भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है एहतियातन। किस तरीके से आंसू गैस के वहां पर गोले दागने पड़े हैं पुलिसों को ग्रामीणों को खदेड़ने के लिए। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है इस भीड़ में शामिल हो गए थे और उन्होंने वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। 2 तस्वीर आपके सामने जहां पर देखिए किस तरीके से छोटी सरवन में माहौल एकदम बिगड़ गया। यहाँ पर हालात बेकाबू हो गए। ऐसे में स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस को करना पड़ा है, और इसके साथ साथ कई थानों की पुलिस फोर्स को भी वहां पर बुलाया गया है, तैनाती की गई है। भारी पुलिस जाब्ते की इस वक्त तैनाती है बांसवाड़ा के छोटी बरमन में। यहाँ पर आपको बता दें कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जमीन खाली कराने के लिए प्रशासन की पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया और पथराव करना शुरू कर दिया। ऐसे में हालात बिगड़ता देख पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए ग्रामीणों को खदेड़ा। आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा है। केंद्र सरकार द्वारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसका काम चल रहा है, तो आज 4 दीवारी का काम चल रहा है जिसमें पुलिस प्रशासन भी गई थी। इसी में कुछ असामाजिक तत्व है जिनको प्रशासन की समझाइश के बाद भी नहीं ये समझे, तो उनको पाबंदी की कार्रवाई की जाएगी। कुछ पत्थर की स्थिति हुई सर? कुछ पत्थर भी उधर से आए थे और फिर कुछ गैस शेल्स को यूज़ करके उनको तीतर किया। तो आप क्या क्या रिकमेंड किया गया सर? पुलिस कितने जाब्ता लगा हुआ सर? जाब्ता सफिशिएंट नंबर में है। राजसमंद जिले के उपली ओडन के झाड़ साधड़ी गांव में 7 साल की बच्ची चांदीपुरा वायरस से ग्रसित मिली है, जिसका जोधपुर एम्स में इलाज चल रहा है। एम्स जोधपुर से चांदीपुरा पॉजिटिव की सूचना मिलने पर चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव में जाकर घर घर सर्वे किया, परिजनों की स्क्रीनिंग की। सीएमएचओ डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल ने बताया है कि टीम गांव-गांव में घर घर जाकर सर्वे कर रही है। आपको बता दें कि चांदीपुरा वायरस बेहद जानलेवा होता है, जो कि 0 से लेकर 14 साल तक की उम्र पर के जो बच्चे हैं उन पर हमला करता है और ब्रेन में सूजन आती है। बच्चा यहां तक कि कोमा में चला जाता है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो आदिवासी अंचल है, खासतौर पर उदयपुर से सटा हुआ, वहां पर कई बच्चे चांदीपुरा वायरस से ग्रसित मिले थे, जिनका गुजरात में इलाज चल रहा था। गुजरात में तो कई सैकड़ों बच्चों की इससे मौत भी हुई थी, और अब जोधपुर में ये मामला, राजसमंद में ये मामला, जो कि जोधपुर में बताया जा रहा है, परिवार मजदूरी करने गया हुआ था। जैसे हमें निदेशालय से और जोधपुर एम्स से सूचना मिली, कल सुबह सूचना मिलते ही हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारे जिला स्तर की जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम है उसके जो सदस्य हैं उनको, बीसीएमओ को और संबंधित चिकित्सा अधिकारी को गांव में भेजा। उनके साथ वहां के जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, एएनएम और आशा, उनकी टीम को लेकर के घर घर सर्वे कराया गया। सर्वे कराने में हमारे सामने आया, हमने जो तय गाइडलाइन के अनुसार जो 50 से 60 घर का सर्वे करना होता है, हमने वो घर सर्वे कर लिए, जहां हमें उस पूरे गांव में ऐसी बीमारी का कोई संदिग्ध नहीं मिला।
चूरू से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गैंगस्टर आनंद पाल के भाई की कोर्ट में पेशी हुई। हार्डकोर अपराधी रुपेंद्र पाल को कोर्ट में पेश किया गया। कड़ी सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ी में चूरू जेएम कोर्ट लाया गया है। छावनी में इस वक्त कोर्ट परिसर को तब्दील कर दिया गया है। साल 2015 में पैरोल से फरार हुआ था रुपेंद्र सिंह। चूरू कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। सुजानगढ़ के गनोडा हत्याकांड मामले में पैरोल मिली थी। दौसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रुपेंद्र सिंह को चूरू लाया गया है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर कोर्ट परिसर को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गैंगस्टर आनंद पाल के भाई की कोर्ट में पेश हुई है। हार्डकोर अपराधी है रुपेंद्र पाल, जिसकी कोर्ट में पेशी हुई और ऐसे में कड़ी सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ी में चूरू जेएम कोर्ट आरोपी को लाया गया है। छावनी में इस वक्त पूरा कोर्ट परिसर तब्दील हो चुका है। 2015 में पैरोल से फरार हुआ था रुपेंद्र सिंह, जो एक बड़ा अपराधी है, गैंगस्टर आनंद पाल के भाई है। कोर्ट में उसकी पेशी हुई और इस दौरान कोर्ट को पूरी तरह से छावनी में तब्दील किया गया। सुजानगढ़ के गनोडा हत्याकांड मामले में पैरोल मिली थी। दौसा जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रुपेंद्र सिंह को चूरू लाया गया। अब उसकी कोर्ट में पेशी हुई है। तस्वीर आपके सामने, और जब पेशी हुई तो कड़ी सुरक्षा के बीच बुलेट प्रूफ गाड़ी में चूरू जेएम कोर्ट में गैंगस्टर आनंद पाल के भाई को कोर्ट में लाया गया है। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता चूरू से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? कोर्ट में पेशी हुई है। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सुजानगढ़ के अंदर साल 2015 में जो गनोडा हत्याकांड हुआ था, उस गनोडा हत्याकांड में 2015 में जो रुपेंद्र पाल सिंह है उसको पैरोल मिली थी और इसी पैरोल से जो 10 दिन की पैरोल मिली थी, इसी पैरोल से वो फरार हो गया था, जिसका मुकदमा चूरू के कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था। और इसी मुकदमे को लेकर आज दौसा जेल से इसे प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया, जहां से उसे जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में लाया गया और जो कोर्ट परिसर है उसको वहां पे हथियारबंद जो जवान है उनको तैनात किया गया। पूरी कोर्ट परिसर है वो छावनी में तब्दील कर दी गई और इस कड़ी सुरक्षा के बीच जो रुपेंद्र पाल सिंह है उसको कोर्ट के अंदर पेश किया गया है, जहां से अभी उसको रवाना किया गया है। जी, कोर्ट में जो पेशी हुई, अदालत के अंदर क्या कुछ हुआ, कुछ जानकारी मनोज? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो सुजानगढ़ में गनोडा हत्याकांड हुआ था उसमें जो रुपेंद्र पाल सिंह है, जो कि आनंद पाल सिंह का भाई है, ये पैरोल पे चल रहा था और इस 10 दिन के पैरोल से फरार हुआ था। इसका मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था। इसी मुकदमे को लेकर आज इसे कोर्ट में पेश किया गया है। जो पैरोल से फरार होने का जो मुकदमा है वो कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था और कड़ी सुरक्षा के बीच इसको लाया गया और कड़ी सुरक्षा के तहत जो डीएसपी हैं सुनील झाझड़िया सहित तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद रहे और जो आरएसी के जवान और कमांडो हैं उनको भी यहाँ तैनात किया गया था सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा के लिहाज से। और इसके बाद इसे कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ से इसे वापस है वो जेसी किया गया है। जी, शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बारिश के मौसम और उमस भरी गर्मी के बीच हो रही अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया। दौसा और अजमेर से कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि तेज गर्मी के बीच गांव में, छोटे कस्बों में 4 से 18 घंटे तक अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ प्रदेश के अलग अलग जिलों में सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने एक बार फिर से मोर्चा खोला है। बारिश के चलते कई जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन स्थगित रहा, जिसके चलते शुक्रवार को कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक बार फिर सड़कों पर उतरे। सबसे पहले बात करते हैं दौसा की, जहां बिजली, पानी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही धरना खत्म करके कांग्रेस नेता ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट के अंदर जाने लगे, मुख्य गेट पर जोरदार हंगामा हुआ।
खासतौर से वो बिजली आजकल गांव में गर्मी का मौसम है और डेली कोई ऐसा दिन नहीं है कि बिजली नहीं कट रही है। जब भी हम गांव में जाते हैं दौरे पे तो गांव के सभी लोग ये कह रहे हैं कि डेली 3, 4, 5, 6 घंटे तक बिजली कट जाती है। और रात में आप समझिए कि जब 9-10 बजे बिजली कटे और 3-4 बजे तक कटी रहे तो क्या हालत होती होगी। इतनी गर्मी में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सारी महिलाएं हैं, सब लोग परेशान होते हैं। उसी हमने इस बात के लिए ज्ञापन दिया है कि इस तरह की कटौती नहीं की जाए। कलेक्ट्रेट के गेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारीक को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। बिजली की स्थिति ये रही है कि इस भीषण गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती, किसी को पता नहीं कब कटेगी। रात को 4-4, 8-8, 10-10 घंटे बिजली कट रही है गाँव में और उससे हालात ये बने कि बुजुर्ग और बच्चों की स्थिति उस गर्मी में खराब रही और हॉस्पिटल बीमारों से भरे पड़े। तो अघोषित बिजली कटौती, फुल चार्ज के नाम पर जो बिजली के बिलों में बढ़ोतरी की गई, वो एक आम आदमी पे के जेबों को काटने का काम किया गया है। तो उसके विरोध में भी कांग्रेस अपना धरना दे रही है। अजमेर में भी बिजली और पानी के मुद्दे पर कांग्रेस ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के बीच प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट चैम्बर तक पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी देखने को मिली। हालांकि ज्ञापन सौंपने के बाद न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दिया। कि चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे पानी और बिजली का मुद्दा हो, और चाहे तीर्थ पुरोहित और गाय और मंदिर की बात, ये सरकार कोई सुध नहीं ले रही। और हमारी नजर में ये सरकार पूरी तरह फ्लॉप है। विधानसभा में मंत्री जवाब गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पीएचडी मंत्री, पानी के मंत्री, जलदाय मंत्री कह रहे हैं कि 48 घंटे में पानी आ रहा है। और किसको कह रहे हैं? यहाँ के उत्तर से जो विधायक हैं और जो स्पीकर हैं विधानसभा में, उनको जवाब दे रहे हैं, अखबारों में छपा है। और फिर स्पीकर साहब कह रहे हैं कि नहीं मंत्री जी, पानी तो 5 दिन से आ रहा है। तो अब आप बताओ, स्पीकर साहब की बात ठीक है, मंत्री जी की बात ठीक है, ये मतलब हो क्या रहा है? ये सरकार तो मजाक हो गई है। सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से लामबंद है। 1 और 2 अगस्त को कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो आने वाले दिनों में भी जनता के हित से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। कुदरत का एक बार फिर से गुस्सा देखने को मिल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ पर आफत बादल फाड़ कर आए तो मैदान में बारिश ही जानलेवा बन गई। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी में बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। तस्वीरें आपके सामने। तो वहीं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी जमीन खिसकने और बादल फटने से केदारनाथ यात्रा पर गए हजारों श्रद्धालु फंस गए, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। वहीं यूपी के चित्रकूट यानी कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट और सहारनपुर में नदियां उफान पर आ गई हैं। चित्रकूट में नदी में बाढ़ आने की वजह से कई गांव टापू बन गए हैं, तो सहारनपुर में बरसाती नाले उफान पर हैं। वहीं आपको केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने की भी तस्वीरें दिखाते हैं। लैंडस्लाइड के बाद कई बादल, जो लोग हैं वहां पर पैदल फंसे हुए हैं रास्ते में। रास्ते पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। इस दौरान कई तीर्थयात्री भी वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। गुरुवार से अब तक करीब 6000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू अभियान के दौरान आज हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। लिंचोली से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। साथ ही केदारनाथ धाम में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू के लिए सेना का MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर्स का सहारा लिया जा रहा है। केदारनाथ आपदा में राहत और बचाव कार्य में SDRF के साथ साथ NDRF की टीमें भी लगाई गई हैं, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं और वहां फंसे हुए लोगों को, वहां फंसे हुए पर्यटकों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। अब हेलीकॉप्टर की भी मदद रेस्क्यू ऑपरेशन में ली जाएगी ताकि काम तेजी से हो सके। लिंचोली में आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। केदारनाथ धाम में अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं।
तो केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए गोचर से फिर से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया है। आज सुबह MI-17 और चीनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया, जिसमें पहले राउंड में 15 लोगों को निकाला गया था, लेकिन उसके बाद से केदारनाथ में मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका था और यही वजह है कि उड़ान को बंद करना पड़ा। फिर से दोबारा रेस्क्यू अभियान को शुरू किया गया है। हालांकि अब फिर खबर आ रही है कि मौसम खराब होने की वजह से अभियान को रोका गया है। अब नजर बनी हुई है कि कब तक फिर से अभियान की शुरुआत होगी, क्योंकि मौसम लगातार यहां पर चुनौती बना हुआ है। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि केदारनाथ में लगातार, रुद्रप्रयाग में लगातार जो पर्यटक फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकलने का काम किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। पहले राउंड में 15 लोगों को निकाला गया था, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही मौसम खराब हो गया। ऐसे में अभियान को रोकना पड़ा और फिर जब इसकी शुरुआत की गई तो अब ये जानकारी मिल रही कि एक बार फिर मौसम मुसीबत बना हुआ है। ऐसे में अभियान को अब रोकना पड़ा है। यहाँ पर MI-17 और चिनूक यहाँ पर अवेलेबल है। हमने सुबह से आपका अभी जो है MI-17 ने एक बार उड़ान भरी थी और उसके माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है और फर्दर हम तैयार हैं। पर ऊपर केदारनाथ में मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो जैसे ही वहाँ से अपडेट मिलता है कि मौसम ठीक है, आपका MI-17 और चिनूक दोबारा उड़ान भरेंगे। सर सुबह जो एक वहाँ से गए थे, कितने लोगों को लेके आए थे? वो MI-17 के माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू किया था सुबह। कुछ बताया जा रहा है कितने लोग सभी केदारनाथ में? सर अभी आसपास जो मेरे पे जानकारी है वो आपका 300 के आसपास लगभग अभी वहाँ पर इधर उधर फंसे हुए हैं, तो उनको भी आपका SDRF एंडआरएफ के माध्यम से सही सुरक्षित स्थानों से उनको वापस लिया जा रहा है। वहीं मुंबई में भी तेज बारिश की वजह से गुरुवार को ठाणे के कल्याण में एक होर्डिंग गिर गई और इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए। चपेट में आने से 3 वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, जब अचानक तेज बारिश आंधी की वजह से ठाणे के कल्याण में होर्डिंग गिर गई और इसमें दबने से 2 लोग घायल हुए। तस्वीर आपके सामने लालगढ़ में देखिए, अचानक तेज जो बारिश हो रही थी और जो हवा का रुख था, इसको होर्डिंग सहन नहीं कर पाया, अचानक भरभरा कर गिर गया और इसी के नीचे 2 लोग खड़े हुए थे, घायल हुए हैं। 3 वाहन जो खड़े हुए थे उनको भी नुकसान पहुंचा है, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उधर मालवन नगरी के नाम से मशहूर किशनगढ़ में भी मेघ जमकर बरस रहे हैं। सुबह से ही बारिश का दौर चल रहा है। पुराना बस स्टैंड सहित कच्ची बस्तियों में जलभराव हो रहा है। भारी बरसात से सड़कें दरिया बन गई हैं, घरों में पानी घुस रहा है। स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में ओवरफ्लो हो रहे बंजारा डैम के बीचों बीच एक शराबी युवक फंस गया। काफी देर तक पानी के तेज बहाव के बीच वो खड़ा रहा। इसके बाद वो नदी में बह गया और खुद तैरकर बाहर भी निकल आया। मौत का लाइव वीडियो, ये बंदा है शायद नशे में है और ये बंजारा डैम में बिल्कुल फंस गया। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। आसपास वहां पर लोग जो इकट्ठा थे उन्होंने वीडियो बनाया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए, नदी के तेज बहाव में एक युवक फंस गया और बहता हुआ इस तेज बहाव में चला गया, लेकिन बड़ी बात यह थी कि उसे तैरना आता था और तैरकर उसने खुद अपनी जान भी बचा ली। बिल्कुल फंस गया। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। वो दिखा रहे हैं मौत का लाइव वीडियो। ये बंदा इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने आरोप लगाया है कि इजराइल ने अमेरिका की मदद के लिए इस हमले को अंजाम दिया है। वहीं आरोपी अमेरिका जो साफ तौर पर कह रहा है कि उसका इस्माइल हानिया की हत्या में कोई भूमिका दूर दूर तक नहीं है। इधर इस्माइल हानिया की हत्या पर ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इजरायल और अमेरिका को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। इस बैठक में ईरान ने जोर देकर आरोप लगाया कि अमेरिका के सपोर्ट और खुफिया इनपुट के बिना इस्माइल हानिया का कत्ल नहीं हो सकता। अमेरिका ने ईरान के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि इस्माइल हानिया की हत्या की जानकारी अमेरिका को नहीं थी और ना ही वो इसमें शामिल है। अमेरिका ने यूएनएससी से ईरान पर दबाव बनाने की अपील की ताकि इजरायल के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ने से रोका जा सके। इस बैठक में अमेरिका ने खुलकर इजरायल का समर्थन किया और कहा कि इजरायल को हिजबुल्लाह, हूथी और हमास जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। वहीं बैठक में शामिल फिलिस्तीन इजरायल पर बरस पड़ा और कहा कि इजरायल के पास सिर्फ एक चीज है, हिंसा और आतंक। इजरायल ने भी सुरक्षा परिषद की बैठक में यह साफ साफ कह दिया कि उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है।
दूसरी ओर अमेरिका ने खुलकर इजरायल के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। Commitment to Israel's security and defending them from malign attacks like those from reckless regimes like the Iranian regime, that is unwavering and ironclad, and that continues to be the case. मतलब साफ है कि अगर ईरान ने इजरायल पर हमला करने की भूल की तो उसे दो ताकतवर मुल्क इजरायल और अमेरिका का एक साथ सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब अमेरिका से पूछा गया कि क्या ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार नहीं है, तो सुनिए अमेरिका ने क्या जवाब दिया। Is a regime that time and time again since 1979 has been the largest and greatest exporter of terrorism, not hesitate to not just stand with our allies and partners when it comes to defending against threats from Iran, but also taking appropriate action from the United States. मामला गर्म है और दोनों तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। ऐसे में सवाल ये कि अगर युद्ध होता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। ईरान के पास एक बड़ी नौसेना, अधिक टैंक, बख्तरबंद वाहन और ईंधन तक अधिक पहुंच है। लेकिन जैसे ही बात प्रशिक्षण और अपडेटेड तकनीक की आती है तो इजरायल टॉप पर है। पैसे के मामले में भी इजरायल ईरान पर भारी पड़ता दिखता है। ईरान की जीडीपी 413 बिलियन है, जबकि इजरायल की जीडीपी 539 बिलियन डॉलर है। ईरान का सैन्य बजट 10 बिलियन डॉलर है, जबकि इजरायल का सैन्य बजट 22.4 बिलियन है, जो लगभग 2.5 गुना अधिक है। इजरायल के पास सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की है। इजरायल को अमेरिका का पूर्ण समर्थन है। अमेरिका इजरायल को 3.8 बिलियन डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता देता है। इससे इजरायल को अपनी सेना को मॉडर्न बनाने की ताकत मिलती है। माना जाता है कि इजरायल के पास जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमले शुरू करने की क्षमता है। हालांकि इजरायल ने कभी भी खुले तौर पर अपने परमाणु हथियारों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। इसलिए अगर बात युद्ध तक पहुंचती है तो अभी तक इजरायल का पलड़ा ही भारी साबित होता हुआ दिख रहा है।